अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग किट चैप्टर 11 की इंसॉल्वेंसी की। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज अप्लाइज फॉर अ कंपनी टू बी लिक्विडेटेड इन क्रेडिटर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन। तो वॉलेंट्री लिक्विडेशन में आपको पता है कि कमेंसमेंट जो है वो रेजोल्यूशन के थ्रू होती है मेंबर्स की। तो मेंबर्स ही जो है वो स्टार्ट करते हैं, बेसिकली अप्लाई करते हैं फॉर द वॉलेंट्री लिक्विडेशन, चाहे वो क्रेडिटर्स की हो या वो मेंबर्स की हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन्स वेदर अ वॉलंटरी लिक्विडेशन इज अ मेंबर और क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन। क्या चीज़ ये डिसाइड करती है कि आया जो लिक्विडेशन है वो क्रेडिटर्स की है या मेंबर्स वाली है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर तो कंपनी सॉल्वेंट है तो हम उसको कहते हैं कि मेंबर्स लिक्विडेशन है वॉलेंटरी, और अगर इनसॉल्वेंट है तो क्रेडिटर्स। तो सॉल्वेंसी पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था क्लास में भी कि नाम से ही नहीं आपने देख लेना कि यार क्रेडिटर्स नाम है तो इसका मतलब है जी क्रेडिटर्स ने स्टार्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सॉल्वेंसी के हिसाब से जो है ना इनको नाम दिया गया है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द कंपल्सरी लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। तो कौन सी पार्टीज जो है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकती है कंपल्सरी लिक्विडेशन के लिए। तो बेसिकली कंपनी का ऑडिटर तो अप्लाई नहीं करता। ठीक है, क्रेडिटर जिसके कंपनी ने 750 पाउंड देने हैं और कंपनी को उसने रिटर्न लिखा हुआ है कि मुझे पैसे दो, और 3 वीक्स में कंपनी ने नहीं उसको पे किया। ठीक है, तो वो जो है कंपल्सरी लिक्विडेशन को के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पिटिशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस विल द कोर्ट ऑर्डर द कंपल्सरी लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी ऑन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। इनमें से कौन सी सिचुएशन है जहां पर कोर्ट जो है वो कंपल्सरी लिक्विडेशन को ऑर्डर करेगा। ठीक है, जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड पे। ठीक है, जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड का मतलब ये होता है कि जहां पर कोर्ट को लगता है कि यार ये फेयर बात है, क्या है ना बंदे की, कि यार ये बात सही कह रहा है और लिक्विडेशन होनी चाहिए अगर कंपनी जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहला है कि वेयर 50% ऑफ द मेंबर्स डिसएग्री विद द एक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कोई जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड नहीं है कि 50% मेंबर्स जो है वो डिसएग्री हैं डायरेक्टर्स के एक्शन के साथ। ठीक है, डायरेक्टर को आप रिमूव कर दें, रिप्लेस कर दें। व्हेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अचीव्ड, जहां पर कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा। तो देखें ये एक जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड है ना, कि कंपनी जिस मकसद के लिए बनाई गई है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्ट जो है कंपनी का, मेन ऑब्जेक्टिव अगर अचीव नहीं हो रहा, तो जिस मकसद के लिए कंपनी बनी है वही अचीव नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली फिर कोई फायदा तो नहीं है ना। तो ये एक जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड है। ठीक है, कंपल्सरी लिक्विडेशन का। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज हैज देयर इंटरेस्ट पेड लास्ट आउट ऑफ द लिक्विडेटेड कंपनीज एसेट्स। जो कंपनी के एसेट्स होते हैं जब वो बिकते हैं, ठीक है, लिक्विडेटेड का मतलब ये है कि जब वो बेच देते हैं जिन एसेट्स को, तो किस पार्टी का जो इंटरेस्ट जो है वो सबसे लास्ट पे आता है। तो सबसे पहले तो आपको पता है फिक्स चार्ज होल्डर्स होते हैं, फिर प्रेफरेंशियल जिनको आप एम्प्लॉयज मैनेजर्स कंपनी के होते हैं। ठीक है, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उसके बाद मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स जो है वो सबसे आखिर में आते हैं, तो सबसे एंड पे उनको मिलेगा। हमने लास्ट ही बताना है कि लास्ट में किसको मिलता है। उसके बाद है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर का पर्पस क्या होता है? कंपनी को रेस्क्यू करना एज अ गोइंग कंसर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज मे अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर। तो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर, डायरेक्टर्स और मेंबर्स जो हैं वो विदाउट कोर्ट ऑर्डर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज गिवन टू द पर्सन इन द चार्ज ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन। तो वॉलेंट्री लिक्विडेशन को जो है उसका जो इंचार्ज होता है वो लिक्विडेटर होता है। एट विच पॉइंट डज अ मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन कमेंस। मेंबर्स की वॉलेंट्री लिक्विडेशन कब स्टार्ट होती है? रेजोल्यूशन के साथ। ठीक है, फिर है विच टू ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशन में कमेंस क्रेडिटर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन। तो देखिए वॉलेंट्री लिक्विडेशन जो है वो रेजोल्यूशन के साथ ही स्टार्ट होती है, मेंबर्स के रेजोल्यूशन के साथ। तो क्रेडिटर्स की तो रेजोल्यूशन आंसर नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला भी नहीं होगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स और रिटर्न रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स विद 75% मेजोरिटी। ठीक है, रिटर्न रेजोल्यूशन प्राइवेट कंपनीज के लिए उन्होंने लिखा हुआ है, वो भी रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो रिटर्न रेजोल्यूशन के थ्रू जो है ना आप कंपनी को लिक्विडेट कर सकते हो। कमेंसमेंट भी उसी से होती है प्रोसेस स्टार्ट। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेट टू द कंपल्सरी लिक्विडेशन एंड विच रिलेट्स टू द वॉलंटरी लिक्विडेशन। एन इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर एक्ट एज अ लिक्विडेटर। ये वॉलंटरी लिक्विडेशन में होता है, और जो कंपल्सरी लिक्विडेशन होता है उसमें कोर्ट जो है सारे प्रोसेस को ओवरसी कर रहा होता है, रिसीवर को अपॉइंट करता है। फिर रिसीवर आगे जो है ना फर्दर लिक्विडेटर उसके अंडर होता है, तो मतलब कोर्ट ही जो है ना ओवरसी कर रहा होता है।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन इज करेक्ट। मेंबर्स की वॉलेंट्री लिक्विडेशन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्रेडिटर्स मस्ट अप्रूव द चॉइस ऑफ लिक्विडेटर। देखिए मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन में आपको पता है कि क्रेडिटर्स की इंटरफेरेंस नहीं होती, ठीक है, तो उनके अप्रूवल कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लिक्विडेटर मस्ट होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज, तो लिक्विडेटर को एनुअल जनरल मीटिंग मेंबर्स के साथ रखनी है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज के साथ नहीं रखनी, ठीक है, मेंबर्स के साथ होनी चाहिए। द फाइनल एक्ट ऑफ द लिक्विडेटर इज टू द फाइल कंपनीज अकाउंट्स, नहीं, लिक्विडेटर का काम है कंपनी को बंद करना और उसको रजिस्टर करना एज अ डिसॉल्व्ड कंपनी, यानी कि शट डाउन कंपनी। नोटिस ऑफ द लिक्विडेशन मस्ट बी पब्लिश इन द गैजेट, नहीं, गैजेट एक मैगजीन होता है तो मैगजीन में नोटिस नहीं होना चाहिए, हर नोटिस आपको वो रजिस्ट्रार को ही देना पड़ता है, वो खत्म करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर होगा, यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की हुई है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज की जगह मेंबर्स आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज हैज देयर इंटरेस्ट पेड फर्स्ट आउट ऑफ द कंपनीज एसेट, कंपनी के एसेट जब लिक्विडेट होते हैं उनको बेच दिया जाता है तो सबसे पहले किसको रिटर्न मिलेगा? तो देखिए सबसे पहले फिक्स चार्ज होल्डर को मिलता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। उसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें लिक्विडेटर की फी आ जाती है, तो यानी कि उसके बाद सबसे इनमें से सबसे पहले किसको मिलेगा? लिक्विडेटर को मिलेगा। उसके बाद इम्प्लॉइज को मिलेगा, उसके बाद फ्लोटिंग वालों को और फिर डेफर्ड डेट्स वालों को। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट में से करेक्ट है? अ लिक्विडेशन ऑर्डर में बी ग्रांटेड अगेंस्ट द कंपनी इफ द कंपनी इज इन एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, ऐसा नहीं होता। टू कमेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज रिक्वायर्स अ कोर्ट ऑर्डर, नो, विदाउट कोर्ट ऑर्डर भी एडमिनिस्ट्रेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हो। फ्लोटिंग चार्ज होल्डर या डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज इटसेल्फ, यानी कि शेयर होल्डर्स उसको स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट कोर्ट ऑर्डर भी। ऑफिशियल रिसीवर इज पुट इन चार्ज ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर, नहीं, ऑफिशियल रिसीवर तो कंपलसरी लिक्विडेशन में आता था ना, यहाँ पर तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना वो होगा इन चार्ज। If the company cannot be rescued as a going concern, the next objective of administration is to achieve a better result for the creditors than an immediate liquidation vote. Yes, ये सही है कि अगर कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटर को ये फील करता है कि कंपनी अब आगे फर्दर चल नहीं सकती, तो उसका अगला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो जो क्रेडिटर्स हैं ना उनके लिए अच्छा रिटर्न पैदा करे एज कम्पेयर टू द लिक्विडेशन रिटर्न, ठीक है। फिर है विच टू ऑफ द फॉलोइंग विल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड, हमने पढ़ा था कि बुक में कि 12 महीनों का होता है, ठीक है, नॉर्मली वो, और जब एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो तब एडमिनिस्ट्रेशन एंड हो जाती है, ठीक है। 12 मंथ्स का एक्सटेंड तो है, लेकिन वो एक्सटेंशन के लिए कोर्ट ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है, तो जनरली एक्सटेंड नहीं होता, 12 मंथ्स का ही टाइम होता है, ठीक है। तो ये दो वेज हैं जिनसे एडमिनिस्ट्रेशन पीरियड एंड हो जाता है। ओटीक्यू पे मूव करते हैं। जिंक्स लिमिटेड वाज फॉर्म्ड बाय टू ब्रदर्स, एक कंपनी थी जिंक्स लिमिटेड, दो ब्रदर्स ने बनाई थी, सॉन एंड लॉन, हु आर द कंपनीज ओनली शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, यही कंपनी के मेंबर्स थे और ये कंपनी को चला रहे थे। कंपनी सक्सेसफुल थी, प्रॉफिट्स उसको आ रहे थे, लेकिन रिसेंटली दोनों के दरमियान कोई पर्सनल झगड़ा हुआ जिसकी वजह से अब वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। जाहिर सी बात है, जब वो बात नहीं करते थे तो कंपनी को रन करना जो है वो इम्पॉसिबल हो गया था और बिजनेस जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस को सफर कर रहा था, ठीक है। अब जो उनमें से एक था सॉन, वो जो है कंपनी को लिक्विडेट कर रहा था, उस हवाले से वो एडवाइस सीख कर रहा था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इंस्टिगेट अ क्रेडिटर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन, के कौन सी पार्टी जो है वो वॉलेंट्री लिक्विडेशन को इनिशिएट करती है? तो ऑब्वियसली मेंबर्स ही करते हैं, ठीक है, मेंबर्स ही लिक्विडेशन को इनिशिएट करते हैं। फिर है इन रिगार्ड्स टू जिंक्स लिमिटेड आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जो ऊपर सिनारियो है उस सिनारियो से रिलेट करके बताएं कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि सॉन विल नीड द एग्रीमेंट ऑफ लोन टू इंस्टिगेट अ मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन, सॉन और लॉन को जो है ना एग्री करना पड़ेगा मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन को उसको इंस्टिगेट करने के लिए, यानी कि स्टार्ट करने के लिए। तो बिल्कुल मेंबर्स वॉलेंट्री लिक्विडेशन क्या होती थी कि मेंबर्स के कंपनी को लिक्विडेट करना है, और उसके बाद ये है कि रेजोल्यूशन होती थी, स्पेशल रेजोल्यूशन होती थी ना, कि रेजोल्यूशन होगी या तो ऑर्डिनरी होगी या स्पेशल होगी। खैर इस सिचुएशन में क्योंकि दो ही लोग थे, तो आपको पता है दोनों की एग्रीमेंट होगी तभी तो ही पॉसिबल होगा ना, 50% प्लस या 75% प्लस होता था ना रेजोल्यूशन में, ऑर्डिनरी और स्पेशल। तो यहाँ पर दो ही शेयर होल्डर्स हैं तो दोनों एग्री करेंगे तभी तो जाके लिक्विडेशन स्टार्ट होगी ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, कि दोनों का एग्रीमेंट होना जरूरी है।
उसके बाद सोन विल नीड द एग्रीमेंट ऑफ लोन्स टू इंस्टिगेट अ कंपल्सरी लिक्विडेशन। तो देखें कंपल्सरी लिक्विडेशन में आपको पता है कि कोई रेजोल्यूशन वगैरह पास नहीं होती, मेंबर्स की कोई आपस में रजामंदी की जरूरत नहीं होती, वो तो ऐसी सिचुएशन होती है कि अब इसको शट डाउन करना होता ही होता है, ठीक है। तो ये वॉलेंट्री तो है ही नहीं, कंपल्सरी है, तो कंपल्सरी में आपको मेंबर्स की कोई वो नहीं चाहिए होती, ठीक है, एग्रीमेंट वगैरह नहीं चाहिए होता, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर अ कोर्ट इज लाइकली टू ऑर्डर अ जस्ट एंड इक्विटेबल वाइंडिंग अप ऑफ जिंक्स लिमिटेड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि कोर्ट जो है ये ऑर्डर भी कर सकता है इस सिचुएशन में क्या इसको वाइंड अप कर दिया जाए, ऑब्वियसली क्योंकि डेड लॉक आ गया है, ठीक है, और जस्ट और इक्विटेबल यही है कि इसको शट डाउन कर दिया जाए। फिर है एन इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर वुड ओवरसी ए कंपल्सरी लिक्विडेशन। तो कंपल्सरी लिक्विडेशन को भी हमने पीछे बात की है कि इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर नहीं बल्कि कोर्ट जो है वो देखती है, ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट करती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद है एस्पिन इज द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ गेट्स लिमिटेड। द कंपनी हैज रिसेंटली गॉन थ्रू अ सीवियर डाउनटर्न इन इट्स business and has failed to pay some of its creditors. Aspen believes that Getz Limited may be subject of the compulsory liquidation order and seeks advice. He is particularly concerned about the effect of compulsory liquidation on the following matters, ठीक है। एस्पिन जो है फाइनेंस डायरेक्टर है कंपनी का, कंपनी काफ़ी जो है मुश्किलात में है और वो अपने क्रेडिटर्स को पैसे पे नहीं कर पा रही, ठीक है, और जो सिचुएशन बन गई है तो एस्पिन को ये लग रहा है कि अब कंपनी जो है वो कंपल्सरी लिक्विडेट हो जाएगी। तो उस हवाले से उसने कुछ एडवाइस जो है वो ली है इन चीज़ों के हवाले से। कंपनी की कोई ऑफिस बिल्डिंग है उसको सेल करने के हवाले से, फिर कोई लीगल एक्शन जो है कंपनी के सप्लायर ने लिया है कंपनी के अगेंस्ट उस हवाले से कंसर्न है, कंपनी के एम्प्लॉयज के हवाले से कंसर्न है, और फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स के हवाले से कंसर्न है, ठीक है। अब पहला सवाल है विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सक्सेसफुल एप्लीकेशन फॉर अ कंपल्सरी लिक्विडेशन। अब कंपल्सरी लिक्विडेशन के लिए इनमें से कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो एक तो आपको याद होगा कि जब कंपनी डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पा रही 750 या उससे ज़्यादा को, ठीक है, तो तब आप कंपल्सरी लिक्विडेशन की तरफ जा सकते हैं। एन ओरल और रिटर्न पेमेंट ऑफ पेमेंट फॉर द डेब्ट। तो ओरल तो नहीं है, रिटर्न डिमांड होनी चाहिए, तो अगर यहाँ पर ओरल लिखा हुआ है तो ये तो स्टेटमेंट गलत होगी। अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 वीक्स फॉलोइंग डिमांड फॉर द पेमेंट, नहीं 3 वीक्स का पीरियड था। फेलियर टू पे द डेट और ऑफर रीजनेबल सिक्योरिटी फॉर इट, यस, कि आप जो है डेट्स को पे ऑफ नहीं कर पा रहे, तो आप जो है ये एक रीजन हो सकती है। आपको याद होगा कि रीजन ये थी कि 750 से ज्यादा का डेट है किसी का और 3 हफ्ते हो गए हैं, कम 750 से ज्यादा का डेट है, उस बंदे ने रिटर्न में कंपनी को लिखा है, पेमेंट डिमांड की है, 3 वीक्स उसको हो गए और कंपनी उसको पे ऑफ नहीं कर पा रही, तो फिर ये वो बंदा जो है सक्सेसफुली पिटीशन फाइल कर सकता है कंपल्सरी लिक्विडेशन के लिए। ऑप्शन ए और डी होगा। बी इसलिए गलत, बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ओरल नहीं था, रिटर्न पेमेंट की डिमांड होनी चाहिए, ये जो है ना रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है ना कि बंदा वैसे ओरली टेलीफोन के थ्रू कम्युनिकेट करता है कि मुझे आप पेमेंट मेरी वापस करो, तो रिटर्न डिमांड जाहिर सी बात है सबसे एंड पे मजबूर होके करता है, तो ये है क्राइटेरिया पिटीशन फाइल करने का, कि कंपनी के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो डेट्स को पे ऑफ कर सके। खैर ये सक्सेसफुल एप्लीकेशन का क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर करेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंपल्सरी लिक्विडेशन ऑन गेट्स लिमिटेड, ठीक है। अब जो चार चीजें हैं जिनके हवाले से उसने एडवाइस ली, एडवाइस जिसके हवाले से वो कंसर्न्ड है, उस हवाले से वो पूछने के क्या है, चार स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। नंबर 1, द सेल ऑफ द कंपनी ऑफिस बिल्डिंग दैट इज करेंटली बीइंग एडवर्टाइज, कि जो अभी आप ऑफिस की बिल्डिंग को बेच रहे हो, ठीक है, उसके हवाले से क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है। द कंपनी विल बी अनएबल टू सेल द ऑफिस बिल्डिंग वंस कंपल्सरी लिक्विडेशन कमेंसेस, कि जब कंपल्सरी लिक्विडेशन कमेंस कर जाएगी तो आप कंपनी जो है अपने ऑफिस की बिल्डिंग को बेच नहीं पाएगी। तो बिल्कुल ये बात ठीक है, आपको याद होगा कि कॉन्सिक्वेंस होते हैं कि कंपनी की जो ट्रेड होती है, सीजिंग होती है, सेलिंग करना है, मैंने आपको क्लास में बताया था, सब कुछ क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो कंपनी फिर अपने ऑफिस की बिल्डिंग को सेल ऑफ नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद है कि द थ्रेटेंड लीगल एक्शन विद द क्रेडिटर कैन नो लॉन्गर प्रोसीड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस व्हेन द कंपल्सरी लिक्विडेशन स्टार्ट्स, कि जो सेकंड पॉइंट था जिस हवाले से वो परेशान था कि उसके उसके अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन लिया हुआ एक सप्लायर ने, तो ये यहाँ पर लिख रहा है कि बेशक उसने लीगल एक्शन लिया हो लेकिन अब वो प्रोसीड नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, अंडर एनी सर्कमस्टांसिस का ये मतलब है ना, चाहे जो मर्जी हो जाए कि वो लीगल जो उसने एक्शन लिया हुआ सप्लायर ने वो प्रोसीड नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपको याद हो, आपने हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि जब कंपनी
की कंपल्सरी लिक्विडेशन स्टार्ट होती है तो वाइंडिंग अप का इफेक्ट क्या होता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स कंपनी के अगेंस्ट जितनी भी है उनको रोक दिया जाता है, ठीक है। और कोई भी स्टार्ट नहीं होती अनलेस लीव इज ग्रांटेड फ्रॉम द कोर्ट, यानी कि हम हर सिचुएशन में हर सरकमस्टांसेस में ऐसा नहीं होगा कि जी वो लीगल एक्शन प्रोसीड नहीं होगा। अगर कोर्ट कहता है कि प्रोसीड करना है, आप जब बुक में देखेंगे तो पॉइंट लिखा हुआ भी है कि जब कोर्ट कहेगा ना कि प्रोसीड करना है, ठीक है, अगर कोर्ट ने वो ग्रांट कर दिया तो फिर आपको प्रोसीड करना होगा, ठीक है। लेकिन इस इधर उसने लिखा हुआ है कि वो कभी भी आप प्रोसीड नहीं कर सकते चाहे जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हो, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट है। अनलेस द लिक्विडेटर डिसाइड्स अदरवाइज द एम्प्लॉयज विल बी डिसमिस्ड व्हेन द कंपल्सरी लिक्विडेशन स्टार्ट्स। यस, जब कंपल्सरी लिक्विडेशन स्टार्ट होगी तो एम्प्लॉयज ऑटोमेटिकली डिसमिस रिडंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर जो बंदा है वो चाहता है कि कुछ एम्प्लॉयज रहें ताकि वो मेरी हेल्प आउट कर सकें वाइंडिंग अप में, तो फिर वो रख लेंगे, लेकिन नॉर्मली जो है वो डिसमिस ही होगा ऑटोमेटिकली। यस, चाहे जो मर्जी लिक्विडेशन हो फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज होकर फिक्स चार्ज बन जाता है। तो अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि once the commencement once the commencement of the compulsory liquidation the floating charge will crystallize। कि जब कंपल्सरी लिक्विडेशन कमेंस होगी तो फ्लोटिंग चार्ज जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट जो है मेरे ख्याल से ये इनकरेक्ट होगी। नहीं नहीं, ये सॉरी, ये करेक्ट होगी क्योंकि जब लिक्विडेशन स्टार्ट होती है तो फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाता है। बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है, मेरी मिस्टेक थी, करेक्ट होगी। अब आगे मूव करते हैं। लेजी डेज लिमिटेड इज अ कोच टूर कंपनी। कोच टूर कंपनी है ये। 5 एग्जेक्टिव स्टाइल कोचेज इन्होंने ली। 20,000 पर मंथ कोचेज का खर्चा है, ठीक है। और उसके अलावा ओवरहेड्स का खर्चा 15,000 है, यानी कि टोटल 35,000 पाउंड का खर्चा है। बिजनेस में जो उन्होंने इजाफा किया है यानी कि एग्जेक्टिव स्टाइल कोचेज लाई हैं, ठीक है। तो उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, सिर्फ 28,000 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है, यानी कि 35,000 रुपये का आपने खर्चा किया और रेवेन्यू आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपये का आ रहा है, ठीक है। अब कोच ट्रिप्स आर गोइंग आउट ऑन एवरेज 50% फुल ऑफ पैसेंजर्स। जो ट्रिप के लिए कोचेज यूज हो रही हैं उसमें हाफ पैसेंजर्स बैठ रहे हैं, यानी कि अगर 50 लोगों की गुंजाइश है तो 25 लोग बैठ रहे हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने आपको ओवरव्यू दिया कंपनी का। Noel, the finance director, is increasingly concerned about the situation and has called a meeting of the board of directors to discuss the matters and the possibility of putting the business into administration। फाइनेंस डायरेक्टर जो है वो थोड़ा परेशान है इस हवाले से और उसने मीटिंग बुलाई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। उनको कहा है कि हम कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लेके जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है 7,000 का लॉस आ रहा है ना। अब 35,000 का खर्चा है और रेवेन्यू सिर्फ 28,000 रुपये का जनरेट हो रहा है, तो लॉसेस में है, कंपनी लॉस में जा रही है, ठीक है। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स आर करेक्ट। तो ये तो सिचुएशन से रिलेट नहीं करता है, ये जनरल क्वेश्चन है कि कौन सी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर आर ग्रांटेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर कोर्ट ग्रांट करती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स पुट एन इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, यस, उस इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर को आप एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स कैन बी यूज टू रियलाइज प्रॉपर्टी, बिल्कुल। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर जो है आप उसको यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी को रियलाइज करके और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बिल्कुल। देखें, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली वो पर्पस पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से जो है ना आप प्रॉपर्टी को रियलाइज कर सकते हो, यानी कि उनको बेच सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो आपको याद होगा कि बुक में भी जब हमने पढ़ा था यही था थर्ड पॉइंट, कि अगर तो बंदे को फील होता है कि यार कंपनी की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से चल नहीं सकती, मतलब कंपनी की ऐसी सिचुएशन हो गई है कि उसको शट डाउन नहीं करना पड़ेगा, तो फिर आपको ऐसा ही करना पड़ता है, ठीक है। तो यस, ये भी एक पर्पस हो सकता है, ये पर्पजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछे हमसे, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल में, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नोइल वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर को अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं? अच्छा, ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी तो मैं खैर आपको बता देता हूँ। एक नोटिस देना होता है इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के कि बेसिकली जब आप ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर को फाइल करना है तो नोटिस है उसमें मेंशन होता है डिटेल्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी खैर नहीं चाहिए होती, वो तो जब आप दूसरी लिक्विडेशन करते हो तब चाहिए होती है। स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन जो है ना वो आपको चाहिए होती है। स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन में जो लोग
ये डिक्लेयर किया जाता है ना कि के एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो कंपनी चल पाएगी, ठीक है, मतलब कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, ठीक है, कंपनी को शट डाउन नहीं किया जाएगा, ठीक है, और मतलब कि कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में यही चीज़ है, तो ये आप डिक्लेरेशन देते हो, ठीक है। नोटिस में यही बेसिकली ज्यादा लिखा होता है कि फलाने बंदे को हमने अपॉइंट करना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ये दो चीजें होनी चाहिए जब आपने अप्लाई करना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर के लिए, ठीक है, कोर्ट में बेसिकली अगर पिटीशन आपने फाइल करनी है। फिर है कि वुड एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर बी ग्रांटेड टू लेजी एंड वाई, क्या इस कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर ग्रांट किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा। यस, बिकॉज द कंपनी इज मेकिंग अ लॉस, इसको किया जाएगा क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद क्या होता है कि कंपनी में इम्प्रूवमेंट लाना कि वो चल सके, ठीक है। तो अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो ये सिर्फ रीजन नहीं हो सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर आपको ग्रांट किया जाएगा। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो कोर्ट ये भी तो कह सकती है ना कि शट डाउन कर देना चाहिए। जरूरी तो नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा, एडमिनिस्ट्रेशन तब होगा जब ऐसा फील हो कि यार कंपनी गोइंग कंसर्न में चल सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर मिलेगा, और इस सिचुएशन में ये रीजन है कि अगर कंपनी अपने रेवेन्यू को कॉस्ट से बढ़ा सकती है, यानी कि ऊपर जो आपका लॉस था उसको आप खत्म कर सकते हो, रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हो, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर ग्रांट कर दिया जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर का मकसद ये होता है ना कि कंपनी की पोजीशन को गुड करना। जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% पैसेंजर्स जो हैं वो एकोमोडेट हो रहे हैं, तो अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो इस चीज पे काम करेगा कि यार 70% लोग आए या 80% लोग आए तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा ना। तो हाँ, इस सिचुएशन में आपको जो है वो एडमिशन ऑर्डर जो है वो ग्रांट कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो यस, प्रोवाइडिंग द कंपनी कैन इंक्रीज इट्स एवेन्यू अबव इट्स कॉस्ट, आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर जो है वो ग्रांट कर दिया जाएगा अगर तो ऐसा पॉसिबल है कि रेवेन्यू को आप बढ़ा सको अगेंस्ट द कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद है ऑन एन एडवाइस, नेक्स्ट एमटीक्यू, ऑन एन एडवाइस ऑफ हिज अकाउंटेंट मैट रजिस्टर्ड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर्ज लिमिटेड टू कंडक्ट हिज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। Unfortunately, the business did not prove successful, and Matt and the other shareholders have decided that it is better to liquidate the company rather to run up any more debts. तो अपने अकाउंटेंट के एडवाइस पे बंदे ने कंपनी बनाई, ठीक है, लेकिन वो कंपनी चली नहीं, ठीक है। अब वो चाह रहा है कि कंपनी को बंद कर दिया जाए, ठीक है, और उसने एसेट्स कंपनी के जो है उनकी डिटेल्स भी दी हुई हैं। पहला सवाल है, विच टाइप ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू पर्ज लिमिटेड सिचुएशन। तो कौन सी जो है वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर यहाँ पर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो देखें, ये लोग खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वॉलेंटरी लिक्विडेशन है, ठीक है। अब अगर तो कंपनी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में नहीं है यानी कि सॉल्वेंट है, तो फिर उसको मेंबर्स वॉलेंटरी लिक्विडेशन बोलेंगे। अगर तो इनसॉल्वेंट है यानी कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है, तो फिर वो हम क्रेडिटर्स वॉलेंटरी लिक्विडेशन होगी। और सिर्फ यहाँ पर सामने नजर आ रहा है कि सक्सेसफुल नहीं है बिजनेस, तो इसका ऑब्वियसली मतलब क्या है कि इनसॉल्वेंट ही है, तो क्रेडिटर्स वॉलेंटरी लिक्विडेशन होगी, ठीक है। फिर अब किस ऑर्डर में रीपेमेंट होगी, तो सबसे पहले तो आपको पता है फिक्स चार्ज होल्डर्स को पैसे वापस मिलते हैं, तो वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा हुआ। उसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, तो यानी कि फर्स्ट पे ये आएगा। देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि कंपनी के एम्प्लॉयज और मैनेजर्स के आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स वगैरह। देन जी क्रेडिटर्स आ जाएंगे आपके बिजनेस के, वो होंगे। और उसके बाद फोर्थ पे डिविडेंड आपका होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आखिर पे शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं। डिविडेंड्स आपको याद होगा कि सीक्वेंस में टॉप पे आता था, ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर्स से पहले आता था। तो इस सिचुएशन में आपको पेमेंट होगी। अब लास्ट एमटीक्यू है, अर्ल हैज बीन एम्प्लॉयड बाय फ्लैश लिमिटेड फॉर द पास्ट 20 years। अर्ल एक एम्प्लॉय है फ्लैश लिमिटेड का 20 सालों से। ड्यूरिंग द टाइम ही हैज आल्सो इन्वेस्टेड इन द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इस दौरान उसने कंपनी में एम्प्लॉय तो है, ये इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, शेयर्स भी कंपनी के खरीदे हुए हैं, और कंपनी को डिबेंचर्स यानी कि लोन भी प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। शेयर्स 5,000 उसने खरीदे हुए हैं, और एक नॉमिनल वैल्यू है शेयर की, और सारे के सारे उसने शेयर्स पे अप किए हुए हैं, मतलब पेमेंट पूरी उनकी की हुई है। और 5,000 के डिबेंचर्स यानी कि लोन भी कंपनी को दिया हुआ है, और सिक्योरिटी जो है और फिक्स चार्ज लगाया हुआ है कंपनी की लैंड पे, ठीक है। यानी कि अगर किसी ने कंपनी की लैंड किसी की कंपनी के एसेट पे फिक्स चार्ज लगाया हुआ है, तो यानी कि वो बंदा उसको बेच सकता है, यानी कि कंपनी उस बंदे की कंसेंट के बगैर कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। आपको याद होगा फिक्स चार्ज होल्डर में हमने पढ़ा था चार्जेस में। अब अप्रैल में ये हुआ
कि फ्लैश जो है वो इंसॉल्वेंट होगी, यानी कि कंपनी इंसॉल्वेंट होगी, और अब उसने जाहिर सी बात है पैसे भी देने थे लोगों को, और उसमें से इम्प्लॉयज के भी उसने पैसे देने थे, और अर्ल क्योंकि एम्प्लॉय भी है तो उसकी भी 2,000 पाउंड की आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी। ठीक है। अब पहला सवाल ये है कि जब फ्लैश लिमिटेड को लिक्विडेट किया जाएगा, शट डाउन किया जाएगा, तो अर्ल को हम कौन से टाइप ऑफ क्रेडिटर ट्रीट करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ रिमेनिंग हाफ ऑफ इस वेजेस के, जो इसकी वेजेस रह गई हैं, वेजेस के हिसाब से कौन सा क्रेडिटर है? तो ऑब्वियसली वेजेस के हिसाब से ये एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉय क्या होता है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होता है। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि इफ फ्लैश लिमिटेड इज लिक्विडेटेड हाउ मच ऑफ द कंपनीज डेट विल अर्ल बी लायबल टू रीपे। अगर फ्लैश लिमिटेड को लिक्विडेट कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो अर्ल ने कितने पैसे देने? अर्ल ने तो कंपनी के कोई पैसे नहीं देने ना। क्यों? क्योंकि उसने जो शेयर्स खरीदे हैं उसके सारे के सारे पैसे दे दिए हैं। अगर नहीं दिए होते, फुली पेड अप ना होते, तो इसको देना होता। ठीक है। ये भी फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी कहलाता। कॉन्ट्रीब्यूटरी का वर्ड आपको याद होगा कि जब जो बंदा कंपनी को लायबल हो पैसे देने के लिए, उसको आप कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उसने पूरे पैसे दिए हुए हैं, तो इसने कुछ भी नहीं देना। ठीक है। और लास्ट है, assuming no insolvency proceeding have commenced, which of the following statement is correct in regards to Earl's fixed charge over land? ये चीज को एज्यूम करते हुए कि अभी तक किसी ने जो है वो लिक्विडेशन को स्टार्ट नहीं किया, अर्ल जो है वो क्या कर सकता है? ठीक है। देखें, कंपनी जो है वो अभी सिचुएशन में नहीं है, तो अर्ल जो है वो पिटीशन यानी कि कंपल्सरी लिक्विडेशन की तरफ जो है वो कंपनी को ले जा सकता है, और वो ये पिटीशन फाइल कर सकता है कि ऑफिशियल रिसीवर को अपॉइंट किया जाए जो कि डीलिंग करता है। तो अर्ल में अपॉइंट अ रिसीवर ऑफ द लैंड एंड ऑर्डर इट सेल। रिसीवर को अपॉइंट करे ताकि उसकी लैंड, जो कंपनी की लैंड है जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी इसने चार्ज की थी और लोन दिया था, उसको बेच के उसके पैसे उसको रिटर्न हो सके, तो ये काम कर सकता है। ठीक है। इमीडिएट रीपेमेंट तो वो डिमांड नहीं करेगा ना। एडमिनिस्ट्रेटर भी वो अपॉइंट अर्ल तो नहीं कर सकता। ठीक है। अर्ल तो एम्प्लॉई है, एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता है कि फ्लोटिंग चार्ज होल्डर्स कर सकते हैं, डायरेक्टर्स और कंपनी के मेंबर्स कर सकते हैं। ठीक है। अर्ल में रिक्वेस्ट द जस्ट एंड इक्विटेबल वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। यहाँ पर जस्ट और इक्विटेबल वाइंडिंग ऑफ द कंपनी तो खैर नहीं होगी। इधर तो बस कंपल्सरी लिक्विडेशन ही होगी, क्योंकि कंपनी को अब बंद ही करना है। तो बस अर्ल ये है कि वो पिटीशन फाइल करके रिसीवर को अपॉइंट करवा ले, और रिसीवर जो है आगे फर्दर कंपनी के एसेट बेच के उसको रिटर्न दिलवा दे। ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन होगा। तो इसके साथ आपकी किट भी कंप्लीट होगी।